नमस्कार, मुंबई सीएसटी से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत करेंगे हम दिल्ली की खबर के साथ, क्योंकि दिल्ली के आदर्श नगर में चैन छीनने की कोशिश करते हुए एक महिला पर चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जिस वक्त इस महिला पर हमला किया गया तब वो अपने 2 साल की बेटी के साथ थी। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अब ये दावा किया है कि इस मामले के दोनों आरोपियों को उसने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। इस सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली के बेखौफ बदमाशों का कारनामा देख सकते हैं। शनिवार रात करीब 9:30 बजे 25 साल की सिमरन कौर खरीदारी कर घर लौट रही थीं। तभी 2 झपटमार पैदल आए, सिमरन की चैन छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर उसकी गर्दन पर चाकू से 2 वार किए। उस वक्त सिमरन के साथ उनकी 2 साल की बेटी और मां भी थीं। छीना झपटी में 2 साल की बेटी भी गिर पड़ी। वारदात उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर में हुई। दवाई लेने बच्चे की जा रहे थे, दोनों माँ बेटी, छोटा बच्चा था साथ में, और वो यहीं से निकले, यही गेट के बाहर से, तो यहाँ से आ ही रही है बस, तो वो पीछे पीछे चल रहा था। इनको क्या पता, वैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे कोई होगा। वो पीछे पीछे जाता जाता उसने ना चैन उसने चक्कू से पीछे काट दी। वो लड़की ने छोड़ी ही नहीं। उन्होंने देखा तो उसने बच्चा उसको धमकाऊंगी ऐसे गया तो उसने चक्कू मार दिया। बच्चा गिर गया ना, उससे उसने धक्का, वो भी गिर पड़ा। ये वारदात ठीक यहीं पर हुई। जो महिला है 25 साल की सिमरन कौर, वो अपने 2 साल की बेटी के साथ और मां के साथ सनी बाजार से शॉपिंग करके वापस अपने घर लौट रही थी। उसका घर बिल्कुल सामने ही है और यहीं पर 2 बदमाश आते हैं, महिला की सोने की चैन छीनने की कोशिश करते हैं। जब महिला विरोध करती है तो बदमाश उस पर गले पर चाकू से ताबड़तोड़ 2 वारदात करते हैं। सिमरन की 3 साल पहले ही शादी हुई थी और हाल ही में वो अपनी मां के पास आई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि जहां वारदात हुई उसके पास ही पुलिस चौकी है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन को अच्छे प्रोफेशनल तरीके से और स्पीडी करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसकी पर्सनल मॉनिटरिंग मेरे क्लोज सुपरविजन में होगी। बीते 2 हफ्तों में दिल्ली में तीसरी बड़ी वारदात है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी से 9 साल की बच्ची को अगवा कर लिया गया। फिरौती के लिए 4 बदमाशों ने उसकी हत्या कर शव गाजियाबाद में फेंक दिया। इसके बाद कालकाजी इलाके में एक स्कूली छात्रा से छेड़खानी की घटना हुई। जब पीड़िता के भाई ने विरोध किया तो उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया गया। हालांकि इन दोनों वारदात के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आदर्श नगर मामले में भी पुलिस 2 लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। लेकिन दिल्ली में हो रही लगातार वारदातों से कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश में कोरोना वायरस के टीकाकरण का दूसरा दौर कल यानी सोमवार से शुरू कर दिया जाएगा। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और साथ ही 45 साल से ज़्यादा उम्र के गंभीर बीमार लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए 20,000 सरकारी अस्पताल और 10,000 निजी अस्पताल चुने गए हैं, जहां पर टीकाकरण दिया जाएगा। सरकार ने निजी अस्पतालों में टीकाकरण के प्रति डोज की कीमत 250 रुपये रखी हुई है, जबकि सरकारी अस्पतालों में इसे मुफ्त में दिया जाएगा। दिल्ली में भी कल दोपहर 12 बजे से टीकाकरण शुरू होगा। दिल्ली के 192 अस्पतालों में टीके लगाए जाएंगे। इनमें 136 निजी अस्पताल हैं और 56 सरकारी अस्पताल। टीकाकरण हफ्ते में 6 दिन चलेगा। टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 60 पार के लोगों को सिर्फ पहचान पत्र दिखाना होगा। 45 पार बीमार लोगों को भरना होगा फॉर्म पर डॉक्टर के दस्तखत होना जरूरी। 20 गंभीर बीमारियों में से एक को प्रमाणित करना होगा। फिलहाल दिल्ली में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं दी गई है। तो वहीं कल से शुरू हो रहे टीकाकरण के दूसरे दौर के लिए निजी अस्पताल किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी। कल से आम जनता के लिए टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, पर वो कैसी लगेगी जब आप अस्पतालों में जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में जो लोग जा रहे हैं। तो हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में, वसंत कुंज इलाके में।
यहाँ पर ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर एक बेसिक तरह की स्क्रीनिंग करी जाएगी आपकी। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, ये हेल्प डेस्क वाला एरिया है, यहाँ पे कोविन का भी सेटअप होगा जहाँ आपकी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन में मदद करी जाएगी। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। चंदर जी, आप यहाँ पर किसके बारे में क्वेरीज पता करने आए हैं, क्या जानकारी लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? एक्चुअल में ये मेरे एक अंकल हैं, ही इज़ 92 ईयर ओल्ड, सो उनके लिए मुझे पूछना था, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में पता चला कि कल से ऐप में एंड रजिस्ट्रेशन भी, इनफैक्ट न्यूज़ में तो ये पता चल रहा है कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। तो इसीलिए मैं पता करने आया था कि हॉस्पिटल में अगर रजिस्ट्रेशन है तो आई कैन जस्ट फिल इट आउट। कुछ डिटेल्स बताई गई हैं कि फॉर्म में क्या क्या भरना है, क्या हाँ। क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो लेके आने हैं? बेसिकली इन्होंने बोला है कि एक ID प्रूफ के साथ में एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड ये कह रहे हैं कि कंसीडर कर रहे हैं। एंड अगर कोई पेशेंट को कोई पुरानी बीमारी है तो उसके बारे में डिटेल्स देनी है। एंड एक और चीज़ जो कि मुझे एक मैम ने बताया है कि इस फॉर्म पे आप कॉपी करके रख सकते हैं, इन केस अगर फैमिली में कोई दूसरा है तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, तो आपको दोबारा इधर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 साइड फॉर्म है, तो एक ही फॉर्म में आप 2 जनों की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब हम वैक्सीनेशन केंद्र के अंदर हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज के। ये जो पूरा इलाका है, इसमें अब तैयारियां की गई हैं। ये अभी कुछ देर पहले ही हमारे सामने ये सब तैयारियां हुई हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर आज लगाए जा रहे हैं। अलग अलग तैयारियां लगातार चल रही हैं आज पूरे दिन, और सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे आप वेट करेंगे। टीका लगने से पहले आप सब आए तो कहाँ पे खड़े होना है, ये पीले निशान है, कितनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है उसके हिसाब से ये नीले एरो आपको बताएंगे कि आपको किस तरफ जाना है। तो इसी तरह से ये पूरा वेटिंग का एरिया है। आगे जहां आपके टीका लगना होगा उसके लिए वैक्सीनेशन का रूम है। इसके अंदर हम चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चीज़ें लगेंगी आपको। यहाँ पर जो है एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है, यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है। कोविन के डेटाबेस में दोबारा आपकी डिटेल्स क्रॉस चेक होंगी। तो कई जगह पर दिल्ली सरकार के कई वॉलंटियर्स भी ऐसी वैक्सीनेशन साइट्स पे मौजूद होंगे, जो आपका एक इनिशियल स्टेज पे आपकी एक डिटेल्स चेक करी जाएंगी, कहाँ आपका नाम है, लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा दूसरी बार यहाँ क्रॉस चेक होगा। ये एक पर्दा लगा के एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट किया गया है। कई महिलाएं भी होंगी जो टीका लगवाने आएंगी, थोड़ा प्राइवेसी चाहती हैं, तो उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन यहाँ पे बना दिया गया है। ये वो इलाका है जहाँ पे आप तकरीबन 30 मिनट तक आपको देखा जाएगा, कहीं आपको कोई बीमारियां तो नहीं आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, बेहोशी की दिक्कत, सर में दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम, कोई भी दिक्कत अगर तुरंत आ रही है वैक्सीनेशन के बाद, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए पूरा एरिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सब जगह स्टिकर लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हैं अवेयरनेस के लिए, और साथ ही साथ एक ये फोटो बूथ क्रिएट किया गया है आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। जनता में जो लोग आ रहे हैं, बाद में जाके अपनी कोई सेल्फी खिंचवाना चाहता है परिवार के सदस्यों के साथ, फोटो खिंचा के बाद में उन्हें बताना चाहते हैं कि आप भी आए टीका लगवाएं, तो वो किया गया है इंतजाम। कोई अगर गंभीर मेडिकल समस्या आती है तो जैसा क्रैश कार्ट आपने अंदर देखा था, एक वैसा यहाँ पर भी होगा। साथ साथ एक स्ट्रेचर भी यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रेचर इसलिए है कि अगर आपको एकदम इमरजेंसी डिपार्टमेंट पास ही में है, वहाँ अगर आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प के लिए ले जाना पड़ता है तो तुरंत आपको यहाँ पे हॉस्पिटल का स्टाफ वहाँ भी ले जा सकेगा। एक तरफ से हमने एंट्री ली थी, दूसरी तरफ से एग्जिट पॉइंट क्रिएट किया गया ताकि कोई भीड़ भाड़ ना हो, भीड़ में कोई मिक्सिंग अप ना हो कि जिसका टीका लगा है जिसका नहीं लगा है। सारी चीज़ों का रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए एक अलग से एग्जिट पॉइंट है जो आपको बाहर की ओर ले जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मिलेगी आपको, सैनिटाइजर होंगे, थर्मल स्कैनिंग होगी, फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, और पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको कोविड के प्रति जो वैक्सीन लगवानी है वो आप एक सुरक्षित तरीके से लगवा सकें। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री संजय राठौड़ ने रविवार के दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। दरअसल 7 फरवरी को 23 साल की एक लड़की की आत्महत्या के मामले में संजय राठौड़ पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की ओर से भी उन्हें बार बार घेरा जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है। कई दिनों से विवादों में घिरे महाराष्ट्र सरकार के वन मंत्री संजय राठौड़ ने रविवार दोपहर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 23 साल की एक युवती की आत्महत्या से बीजेपी उनका नाम जोड़ रही थी। या सर्व प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी। मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपा है। पिछले दिनों बंजारा समाज की लड़की की मौत हुई है, जिसे लेकर कई सारी बातें कही गई हैं। मुझे बदनाम भी किया गया है।
ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुझे पद पर रहना चाहिए। ही माझी भूमिका आहे आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांना मी त्या पद्धतीचं बोललो आणि माझा राजीनामा सुद्धा दिलेला आहे। महाराष्ट्र के विदर्भ से आने वाले संजय राठौड़ चौथी बार विधायक चुने गए हैं। 7 फरवरी को पुणे में 23 साल की युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इस लड़की के साथ संजय राठौड़ के कई तस्वीरें भी मिली हैं। कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हुए जिनमें बीजेपी के मुताबिक संजय राठौड़ की आवाज है। वो कथित तौर पर पीड़ित महिला का फोन वारदात की जगह से हटाने को कह रहे हैं। बीजेपी ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर संजय राठौड़ इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो इस सत्र को चलने नहीं देंगे। संजय राठौड़ इन्होंने इस्तीफा देना ही चाहिए, ऐसा हमारा मत है। वो इस्तीफा नहीं दे रहे, इसका सीधा अर्थ है कि उनके वरिष्ठों का उनको आशीर्वाद मिल रहा है कि आप कुछ भी कीजिए, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आंदोलन छेड़ा है। हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने कल घोषित किया है कि अगर इस्तीफा नहीं होगा तो सत्र नहीं चलेगा। रविवार शाम मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि उन्होंने संजय राठौड़ का इस्तीफा मंजूर किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। या तपास यंत्रणेवरती आणि या तपासावरती मामले की जांच जारी है और हम सभी चाहते हैं कि उस लड़की को न्याय मिले। हम इस जांच के जरिए किसी को बचाना नहीं चाहते, लेकिन किसी को जबरन इसमें दबाव में आकर फंसाना भी नहीं चाहते। असाही तपास असता कामा नये, असेही दडपण असता कामा नये। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जहां वन मंत्री संजय राठौड़ के इस्तीफे को स्वीकार कर अब ये मंत्री पद अपने पास ही रखा हुआ है, तो वहीं ये साफ हो रहा है कि सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में काफी हंगामा होगा और बीजेपी की कोशिश सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। भारत का रॉकेट PSLV C-51 अब से कुछ देर पहले श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार ब्राजील का उपग्रह लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हो गया है। ये मिशन इसरो का साल 2021 का पहला प्रक्षेपण है। मिशन की उल्टी गिनती कल सुबह 8:54 पर शुरू हो गई थी। PSLV C-51 PSLV का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 दूसरे उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन उपग्रहों में चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया का सतीश धवन सैटेलाइट भी शामिल है। इस अंतरिक्ष यान के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उकेरी गई है। SKI ने कहा है कि यह प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर पहल और अंतरिक्ष निजीकरण के लिए एकजुटता और आभार व्यक्त करने के लिए है। SKI HD कार्ड में श्रीमद् भगवद गीता भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में मौसम बदलने के बाद बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से 4 धाम यात्रा में खलल पड़ सकता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले साल 19 नवंबर को बंद हुए थे। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।